वर्ल्ड वॉर टू का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आज तक साइंस और फिक्शन के दरमियान लटका हुआ है। इसमें न सिर्फ इनविजिबिलिटी और टाइम ट्रैवल की दास्तानें शामिल हैं, बल्कि कुछ ऐसे खास किस्म के ट्विस्ट्स हैं जिनको इंसानी अक्ल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और तो और इसके पीछे आइंस्टाइन और टेस्ला जैसे साइंस के हीरोज का हाथ है। They claim Albert Einstein and other scientists designed a way to make a ship vanish into thin air, literally. Ship disappeared. All the onlookers, they not only had radar visibility, they had optical invisibility. साल था 1943 और अमेरिका वर्ल्ड वार टू में पूरी तरह से फंसा हुआ था। जर्मन यू बोट्स ने अमेरिकन शिप्स को मार मार के कचूमर बना रखा था। इन्होंने अटलांटिक ओशन में मैग्नेटिक रिसेप्टर्स लगाए हुए थे जो रडार टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिकन की बैटल शिप्स को ट्रैक करते थे और फिर डिस्ट्रॉय कर देते थे। इसके साथ साथ जो ट्रेड करने के रास्ते थे उन रास्तों पर जर्मन्स ने वाटर माइंस बिछा रखी थी, तो कोई भी जहाज जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए उस रास्ते से निकलता था तो ये माइंस ले डूबती थी। ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी। तो उस वक्त अमेरिकन साइंटिस्ट की खिदमात ली जाती हैं कि बच्चों आप जरा अपनी साइंस के मोजे दिखाओ और हमें टेक्नोलॉजी बना कर दो जिससे हम अपने शिप्स को दुश्मनों के रडार और माइंस से बचा सकें। तो उस वक्त दी वन एंड ओनली अल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी और रिलेटिविटी का जमाना उरूज पर था, तो वह थ्योरीज इस प्रोजेक्ट को लीड करना शुरू कर देती हैं। 28 अक्टूबर 1943 यूएस के पॉपुलर सिटी फिलाडेल्फिया में यूएस नेवी का एक डिस्ट्रॉयर यूएसएस एल्ड्रिज आकर डॉक करता है। अब इस डिस्ट्रॉयर में खास तरीके के जनरेटर्स, कॉइल्स और स्पेशल इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं जिससे पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट किए गए। और उस शिप के क्रू को यह बताया गया था कि इन जनरेटर्स को दुश्मन मुल्क के रडार और क्रूज के लिए अनडिटेक्टेबल बना देंगे, यानी कि इस शिप को उनके रडार्स के जरिए पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन कैसे? जब ये जनरेटर्स चलेंगे तो इनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करेगी। लेकिन जैसे ही जनरेटर का स्विच ऑन किया गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे जहाज को अपने अंदर ले लेती है और एक ग्रीन कलर का फोग शिप के चारों तरफ घूमने लगता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेंस हो जाता है। और जैसे ही ये फोग खत्म होता है तो वो जहाज सिर्फ मिलिट्री रडार्स के लिए गायब नहीं होता, बल्कि जो लोग वहां मौजूद थे उनकी आंखों से भी मुकम्मल तौर पे गायब हो जाता है। The ship disappeared. गायब होके जाता किधर है? तो ये पहुंच गया था नॉरफोक यानी फिलाडेल्फिया से 320 किलोमीटर की दूरी पर। अब ये बात सुनने में अजीब लग रही है, तो एक और बात सुनो। जिस टाइम पर ये जहाज फिलाडेल्फिया में पहुंचा था, नॉरफोक में ये उससे 10 मिनट पहले पहुंच गया था। अब मुझे लग रहा है कि मेरी बातों से आपका दिमाग पक रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो, अगर फिलाडेल्फिया में इस जहाज को 12 बजे डॉक करना था ना, तो एक्सपेरिमेंट से पहले डॉक करना था, तो ये उसी दिन 12 बजने से 10 मिनट्स पहले नॉरफोक पहुंच गया था। तो इसने किया था टाइम ट्रेवल। ये वक्त में 10 मिनट पहले पहुंच गया था और दूसरी जगह पहुंच गया था। और ठीक 20 मिनट बाद ये जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया पहुंच गया अपने आप। डराने वाली बात तो ये है कि जब ये शिप फिलाडेल्फिया वापस आया था तो बहुत से क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे और कुछ शिप का हिस्सा बन चुके थे, मतलब उनकी बॉडी शिप के मटेरियल में धंस चुकी थी। कुछ पूरी तरह जल चुके थे, जो बच पाए थे वो बुरी तरह से इंजर्ड थे और उन्होंने अपनी यादाश्त भी खो दी थी। असल में हुआ कुछ यूं था कि निकोला टेस्ला ने ये एक्सपेरिमेंट बगैर क्रू के करने को कहा था, पर निकोला टेस्ला तो 7 जनवरी 1943 को इस दुनिया से चले गए थे। तो 28 अक्टूबर 1943 को क्या उनकी आत्मा आके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रही थी? असल में इस एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही थी और टेस्ला ने यह कहा था कि ह्यूमंस को इन्वॉल्व करके एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, पर उनकी बात ना मानी गई तो उन्होंने अपना नाम पैनल से वापस ले लिया था। 1912 में डेविड हिल्बर्ट, जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हिल्बर्ट स्पेस टाइम इक्वेशन दी थी जो कि स्पेस में मल्टीपल रियलिटीज के मुतालिक थी, और उनसे इस चीज के बारे में डॉक्टर न्यूमैन ने सीखा। और ये डॉक्टर न्यूमैन ही थे जिन्हें टेस्ला के हटने के बाद इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। मेरे मोस्ट फेवरेट मोस्ट जीनियस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने तो पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि ह्यूमंस इस चीज को बियर नहीं कर पाएंगे। अब ये सब मैं नहीं कह रही,
बल्कि ये सब एलन जे ब्लैकवेल की किताब निकोला टेस्ला एंड द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं। ईयर 1984 अमेरिका में द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से एक साइंस फिक्शन फिल्म रिलीज होती है जिसे स्टीवर्ट रेफेल ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की वजह से लोगों का ध्यान दोबारा से 1943 के डिजास्टर पर चला जाता है और इसी टाइम पर अल बाइलेक नाम का एक इंसान सामने आता है और वो ये क्लेम करना शुरू कर देता है कि वो उस नेवी शिप यार्ड में यूएसएस एल्ड्रिच एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और खुशकिस्मती से सरवाइव कर गया था और उसने भी अपनी यादाश्त खो दी थी। लेकिन जब उसने इस इंसिडेंट पर बनाई गई मूवी देखी तो उसे वो सारी चीजें याद आने लगी जो उस दिन उसके साथ हुई थी और ये भी बताया कि उसने बाकी लोगों के साथ टाइम ट्रैवल को एक्सपीरियंस किया था और वो सब टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंच गए थे। इस सब में थोड़ी सी फिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, आपने बोर नहीं होना, ठीक है। तो फिजिक्स के हिसाब से इस एक्सपेरिमेंट में जिक्र होता है पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का जो कि लाइट वेव्स को बेंड करने के लिए क्रिएट किए गए थे, ऐसे जैसे वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर रहे हों। ये कॉन्सेप्ट जनरल रिलेटिविटी और मेटा मटेरियल्स में स्टडी किया जाता है। मेटा मटेरियल्स थ्योरेटिकली लाइट को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स को इनविजिबल बना सकें, लेकिन अब तक ये थ्योरी सिर्फ छोटी चीज़ों के लिए काम कर रही है, किसी बड़े शिप के लिए नहीं। और टेलीपोर्टेशन जो इस कहानी का दूसरा हिस्सा है वो बिल्कुल साइंस फिक्शन की तरह लगता है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, लेकिन वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। किसी शिप का स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होना बिल्कुल ऐसे अजीब सा लगता है कि फिजिक्स के कोई रूल जिसको एक्सप्लेन ही ना कर पाया हो। तो क्या ये सब कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है? तो एक शख्स था कार्ल एम एलन, उसने ये कहानी सबसे पहले मॉरिस के जेसेप एक यूएफओ रिसर्चर को लिखी थी। कार्ल का क्लेम था कि उन्होंने खुद ये देखा है, लेकिन कई लोगों ने उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया। कार्ल ये कहता था कि जहां पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो वो उससे कुछ फासले पर ही किसी दूसरे शिप में मौजूद था। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, शायद नेवी डिगॉसिंग का एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो मैग्नेटिक फील्ड्स को न्यूट्रलाइज करता है ताकि शिप्स मैग्नेटिक माइंड से बची रहें, और फिर इस एक्सपेरिमेंट को लोगों ने गलत तरह से समझ लिया होगा। और कुछ साइकोलॉजिकल और हेलुसिनेशन बेस्ड एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं। कहानी के मुताबिक शिप के क्रू को जब वापस लाया गया तो कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब और फिजिकली फ्यूज्ड थे, जो शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साइड इफेक्ट्स या साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का रिजल्ट हो सकता है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बाद कई और स्टोरीज भी आई हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे क्लासिफाइड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स का हिस्सा था जो स्पेस टाइम मैनिपुलेशन या टेलीपोर्टेशन को एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ यूएफओ इंथुसियास्ट कहते हैं कि ये एलियन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट था जो उस वक्त नेवी के एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा था। तो ये कहानी आज भी फैसिनेशन का सबब बनी हुई है और इनविजिबिलिटी और टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस में एक्सप्लोर किया जा रहा है। लेकिन जब तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आता, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक डार्क मिस्ट्री ही रहेगी जो इमेजिनेशन और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को और बढ़ाती रहेगी।